हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों का नंबर है यूनिट वेक्टर का। हम लोगों ने वेक्टर का एडिशन कर लिया, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जितना था वो हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, पॉलीगन मेथड हो गए, सारे वेक्टर्स का ऐड करना हमें आ गया। अब इसमें देखो एक स्पेशल टॉपिक है जिसका नाम रखा हुआ है यूनिट वेक्टर। तो इसको ढंग से समझने के लिए पूरी तरह से हम लोग वन बाई वन चलेंगे। जैसे मान लो पॉइंट नंबर वन, मुझे ये पता है कि मैं कहीं पे सपोज मैं जाता हूँ और मैं राइट साइड में गया। मान लेते हैं कि मेरी वैल्यू है 5 किलोमीटर। कहीं वॉकिंग करते हुए 5 किलोमीटर में एक राइट डायरेक्शन में जाता हूँ। मैं पहले ये समझा रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर की जरूरत क्या है, इससे क्या बेनिफिट होते हैं। साइंस पढ़ने में, पूरी फिजिक्स की स्टडी करने में यूनिट वेक्टर का स्पेशल क्या रोल होगा, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। तो वहां तक जाने के लिए, पूरा फील लाने के लिए अच्छे से समझना होगा। जैसे मैंने बोला कि मैं राइट हैंड साइड में 5 किलोमीटर गया और उसके बाद मेरा मन हुआ तो मैं इधर की तरफ चला गया 2 किलोमीटर, और मैंने अपनी एक डायरी में लिख दिया कि मैं 5,2 किलोमीटर ऐसे चला, बस। और ये मैंने अपनी डायरी में लिखा, इसमें मैं किधर चला, कब मैंने डाइवर्जन लिया, ये सिर्फ मुझे पता है। लेकिन अगर मैं ये लिख के यहाँ पे छोड़ दूं किसी बुक में, कोई एक्स पर्सन यानी मेरे अलावा अगर इसको पढ़ेगा तो वो ये तो समझेगा कि 5,2 किलोमीटर, पर इसका मीनिंग क्या है। 5 किलोमीटर आसमान में ऊपर गया, जमीन के अंदर घुस गया, राइट में गया, लेफ्ट में गया, या गया कि नहीं गया ऐसे ही लिख दिया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्रिएट होने लगते हैं कि कोई भी पर्सन किसी भी डायरेक्शन में अपनी ट्रैवलिंग करता है, टूरिज्म करता है, रिसर्च करता है, कहीं भी जाता है, तो अपनी डायरी में क्या वो ये लिखेगा कि मैं लेफ्ट गया, मैं राइट गया, तो रजिस्टर भर जाएगा, बड़ी बड़ी बुक भर जाएगी। तो सारा सिस्टम तो रिप्रेजेंटेशन का है। तो फिर कैसे चला। तो धीमे से इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि अगर अपनी डायरी में कोई कोई भी रीडिंग लिखता है कहीं आने जाने का, तो वो कुछ ऐसे सिंबल में लिखे कि पढ़ने वाला 100% ये समझ जाए कि ये कब, किस डायरेक्शन में कितना चला। तो उसके लिए जब हम 10th क्लास में हम लोग पहुंचते हैं पढ़ते हुए, या 9th में पढ़ते हैं, तो वहां पर एक सिस्टम पढ़ाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, उसके लिए मुझे पता है कि एक्स वाई एक्सिस हम लोग पढ़ते हैं शुरुआत में कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। और इसमें भी ये रूल है कि ये देखिए एंगल इन दोनों एक्सिस के बीच में 90 होना चाहिए। क्या जरूरी है कि मैं एक्स एक्सिस को ऐसे ही डायग्राम में बनाऊं। मान लो मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस बना दिया, यहाँ पर मैंने वाई बना दिया, तो क्या ये मेरा डायग्राम गलत माना जाएगा? नहीं। एक्स और वाई एक्सिस का ओरिएंटेशन अलाउ है, बट कंडीशन सिर्फ ये है कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 होना चाहिए। बोर्ड के अंदर या बोर्ड के बाहर हम लोग जेड एक्सिस भी बनाएंगे, तो रूल ये है कि अगर ये 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड, इनको कहीं भी ओरिएंटेशन आप दे सकते हो। मान लो मैं ऐसे बना दूं, ये मेरा वाई एक्सिस है और यहाँ पर ये माइनस एक्स है, हो सकता है, यस, 90 होना चाहिए। अगर मैं मान लो ऐसे करके चलूं, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, क्या ये डायग्राम अलाउ है? यस, ये भी 90 है। तो बात फिर वही आ गई कि अगर कोई बोले ये एक्स वाई का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, तो बात तो यहाँ भी वही है कि एक्स और वाई को ओरिएंटेशन तो हम कर ही सकते हैं, पर शर्त ये है कि एंगल 90 होना चाहिए। पर इसमें कोऑर्डिनेट का रूल बना। रूल क्या बना कि जैसे मान लो एक यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, मुझे इस पॉइंट पी पर पहुंचना है। ठीक। अब मैं जब इसमें चला, तो अब मेरे सामने कोऑर्डिनेट बनाने में एक रूल दे दिया गया कि जब भी आप वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में जाओगे और उसके कोऑर्डिनेट डिस्कस करना, जाने के मतलब नहीं, कोऑर्डिनेट, तो तुम्हें ये मानना होगा कि या तो मैं एक्स के अलोंग चलूंगा, या मैं वाई के अलोंग चलूंगा, या मैं जेड के अलोंग चलूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं इस पॉइंट पी पे डायरेक्ट चला जाऊं। नहीं। ऐसा कब? जब आप कोऑर्डिनेट लिखोगे। यानी वी कैन मूव ओनली एंड ओनली अलोंग एक्स एक्सिस, मे बी अलोंग वाई एक्सिस, मे बी अलोंग जेड एक्सिस, बट यू कांट मूव डायरेक्टली। एंड दिस इज द वे टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। सपोज मैं, अब मुझे पी पर जाना है तो डायरेक्ट जाना अलाउ नहीं है, तो मैं पहले एक्स एक्सिस पे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, यहाँ तक पहुंचा।
सपोज मेरा ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर में ट्रेवल किया, पर मुझे जाना कहाँ है, वाई पॉइंट पर। तो अब मैं वाई के अलोंग चल सकता हूँ, वाई एक्सिस देखिए सामने ये है, तो उसी के अलोंग आप ऐसे जा सकते हो, ये गया ये गया। सपोज करो मैं यहाँ पे 2 किलोमीटर चला, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? तो 10th में ये बोला जाता है कि आप ऐसे लिखिए एक्स कोमा वाई। एक्स एक्सिस पे मैं कितना चला 5 किलोमीटर, वाई पर कितना चला 2 तो ये मेरे कोऑर्डिनेट हो गए 5 और 2। तो कोऑर्डिनेट बनाने का ये रूल है, कहीं भी किधर भी जाए। जैसे मान लो ये मेरा एक, फिर मैं ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज ऐसे लिख दिया किसी ने -6 और -4। इसका मतलब क्या है? तो -6 -4 का मतलब है कि ये अगर आपका क्वाड्रेंट है, तो इस पॉइंट पर आने के लिए मैं चल तो केवल एक्स और वाई के अलोंग ही सकता हूँ, या जेड के अलोंग चल सकता हूँ, डायरेक्ट चलना तो मना है कोऑर्डिनेट में। तो अगर मुझे पॉइंट पी पर आना है, तो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड में मुझे पहले ऐसे चलना होगा। कितना चलना होगा ये कोऑर्डिनेट बता रहा है कि आप पहले -6 किलोमीटर ओरिजिन से लेफ्ट में चलोगे। -4 ये बता रहा है कि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आपको ऐसे जाना होगा। ये एक सिंपल रूल है कोऑर्डिनेट फाइंड करने का। इसको बताने का मेरा पर्पज़ ये था कि 10th में जब हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, तो एक्स और वाई के अलोंग जाके पॉइंट्स को ढूँढते हैं और डायरेक्टली नहीं चला करते। अच्छा, अब इस पॉइंट को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं नंबर 3 पॉइंट। एक चीज़ और, पढ़ने में बस ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई नई चीज़ पढ़ो, खासकर एडवांस की फिज़िक्स के लिए, तो चीज़ों को कोरिलेट करो। हर चैप्टर को, हर टॉपिक को अगर नया मान के पढ़ोगे, तो बहुत बड़ा सिलेबस नज़र आएगा। पर ये देखो कि मैंने ये सीखा था, इसमें क्या नया ऐड हो गया, और साथ में क्वेश्चन अपने आप से पूछो क्यों ऐड हो गया? फिर ये आसान लगेगा। जैसे नंबर 3 पर मैं आया, मैंने इसमें क्या किया, एक यहाँ पे डायग्राम बनाया इसका, देखो। जैसे ये एक मैं क्यूब बना रहा हूँ इसका, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। यहाँ पे मैंने एक क्यूब बना दिया समझने के लिए। ये गया, ये गया। अपना टारगेट है यूनिट वेक्टर तक पहुँचना। अब मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट 1 है और ये मेरा एक्स एक्सिस है। इसके ऊपर ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे तीनों एक्सिस बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। ये जेड एक्सिस है। यहाँ पर मैंने पॉइंट 1 माना। इसको चलो मैं मान लेता हूँ कि ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, दिस इज 4 एंड 5, 6, 7 एंड 8। ठीक, पूरा देखना है यूनिट वेक्टर को, लास्ट तक अगर तुम पूरा देखोगे तो अच्छी तरह समझ जाओगे, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे कि फिजिक्स में इसको क्यों डाला गया। 8 पॉइंट हो गए। अब मैंने आपसे पूछा कि अगर मेरे क्यूब का एक साइड इतना ए है, यानी ए सेंटीमीटर या ए मीटर, ऐसे मैंने कोई वैल्यू ले ली। मैंने पूछा कि बच्चों मुझे ये बताओ, मेरा पॉइंट जो 1 होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट का मतलब है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेयर यू वांट टू राइट द कोऑर्डिनेट, उस पर जाने के लिए आपको एक्सिस के अलोंग कितना चलना पड़ेगा। तो पॉइंट 1 तो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, और एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही तो ओरिजिन होता है, यानी 0,0। इस 1 पॉइंट पर जाने के लिए ओरिजिन से ना तो मुझे एक्स में जाना पड़ा, ना मुझे वाई में जाना पड़ा, ना मुझे जेड में जाना पड़ा। तो इसका कोऑर्डिनेट मैंने कैसे लिखा, 0,0,0, ये लिख के छोड़ दिया। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा इसी तरह से कि मुझे पॉइंट नंबर 2 का कोऑर्डिनेट बताइए। अब 2 पॉइंट आपने देखा यहाँ पर है, मुझे ओरिजिन से चलना है, तो जा मैं केवल एक्स के अलोंग सकता हूँ या वाई या जेड। तो मैं ऐसे यहाँ पे चला चला और ये जाते जाते 2 पॉइंट पर पहुंचा। ऑब्जर्व करो कि राइट नाउ यू आर यूजिंग ओनली एक्स एक्सिस, नन अदर देन। तो एक्स एक्सिस पर मैं कितना चला, साइड तो क्यूब की ए है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए। क्या मैं वाई पे चला? नहीं, तो मैंने 0 लिखा। क्या मैं जेड पर चला? नहीं। अब एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या जरूरी है कोऑर्डिनेट में मैं 0,0 लिखूं? रियलिटी ये है कि आपको 0,0 लिखना चाहिए। ऐसा क्यों? मान लो मैं ये कोऑर्डिनेट में सिर्फ ए लिख देता और इसको ऐसे ही छोड़ देता यहीं पे। आने वाले 20 साल के बाद अगर इस रीडिंग को कोई पढ़ेगा, तो उसके मन में क्या ये डाउट नहीं आएगा कि इन्होंने ए लिखा है, हो सकता है आगे कोऑर्डिनेट लिखना भूल गए, हो सकता है कि मिसप्रिंट हो गया हो। सो दिस टाइम, if you are not writing 0, it will create so many doubts. So many doubts means maybe 0 हो सकता था,
प्रिंट नहीं हुआ, पेज फट गया, बहुत सारे। लेकिन अगर आपने अपने कोऑर्डिनेट में 0 मेंशन कर दिया तो इट इज क्रिस्टल क्लियर कि यहाँ पर कोई चला ही नहीं। तो इसलिए जब भी कोई कोऑर्डिनेट्स लिखो, अगर 0 आता है तो 0 उसको मेंशन करो। ये अपना रूल बना लो, आगे फिजिक्स में काम आएगा। ओके, अब इसी टाइप से मैंने पूछा थर्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए कि थर्ड पॉइंट मेरा यहाँ पर है। अब मुझे इस पर आने के लिए मैं डायरेक्ट ऐसे यहाँ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि कोऑर्डिनेट का ये रूल नहीं। कोऑर्डिनेट तो अपना रूल रखता है कि आप चलोगे तो एक्स और वाई के अलोंग ही। तो पहले आप आओगे 1 से 2, देखिए 1 से 2 पहुंचोगे, 1 से 2 आने में एक्स के अलोंग ए चले। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मैं 2 से 3 जाना चाह रहा हूँ, तो ये वाली जो लाइन है, अगर मैं इस लाइन को आगे ऐसे और बढ़ा दूं तो ये z एक्सिस के पैरेलल दिखाई दे रहा है, ये भी z, ये भी z। मैंने क्या बोला है, आप एक्सिस के अलोंग या पैरेलल चल सकते हो पर डायरेक्ट नहीं चल सकते। तो 2 से 3 यानी 2 से 3 आने के लिए मुझे 2 से 3 आने के लिए z के अलोंग चलना पड़ा। कितना चलना पड़ा, इसकी साइड है a, क्योंकि क्यूब है तो सभी साइडें a होंगी, a चलना पड़ा। तो 3 पर आने के लिए क्या मैं y डायरेक्शन में चला? नहीं। तो यहाँ पर y पे तो 0 लिख दिया, पर z में क्या लिखा? a। और बाहर वाली z एक्सिस को मैंने पॉजिटिव माना हुआ है, नेगेटिव कोई एक्सिस मैंने यहाँ पे ली नहीं। ये 3 पॉइंट हो गए। अब मैं आया नंबर 4 पर। 4 के कोऑर्डिनेट कहाँ, देखिए ये रहा आपका 4। 4 पर जाने के लिए 1 से 4 पर डायरेक्ट नॉट अलाउड, एक्सिस का यूज करोगे। तो पहले 1 से 2 जाओगे, 1 से 2 कितना जाओगे? a। उसके बाद 2 से देखिए आपको 3 जाना होगा, क्योंकि डायरेक्ट तो आप जा नहीं सकते। तो 2 से 5 जाने का मतलब, ध्यान से देखिए, ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो आप y पर जा रहे हो, बट कितना जा रहे हो? a। तो यहाँ पर a लिखिए। अब आपको 5 से 4 की तरफ चलना होगा, तब जाके 4 पर पहुंचोगे। और ये किसके अलोंग एक्सिस जाती है? z के अलोंग जाती है। तो यहाँ पर आ गया a। किसके कोऑर्डिनेट हो गए? a। नंबर 5 पर मैं आया। इसी टाइप से आपकी स्पीड बनेगी। नंबर 5 कोऑर्डिनेट देखिए, ये यहाँ पे 1 से 2 जाओगे और 2 से 3 जाओगे, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक्स पर ए, वाई पर ए, 5 पर आने के लिए मुझे जेड की जरूरत नहीं है, तो मैं लिखूंगा 0। उसी टाइप से अब आऊंगा मैं 6 वाले पॉइंट। 6 कहाँ है? ये रहा, ये है आपका 6। 6 पर आने के लिए क्या मेरे पास कोई एक्सिस अवेलेबल है? यस। अगर मैं 1 से 6 की तरफ ध्यान से देखूं तो मुझे जेड एक्सिस पे दिखाई दे रहा है, और एक्सिस पर चलना अलाउड है। तो यहाँ पर आने के लिए 0 चले आप एक्स में, 0 चले वाई में, बट ए चले जेड में। ये 6 के कोऑर्डिनेट हो गए। ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रहा हूँ? पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा डायग्राम फिजिक्स में बार बार आएगा, तो ये सब नहीं बताया जाएगा। अब यहाँ पर आइए 7 नंबर पॉइंट पर। 7 पॉइंट देखिए ये रहा। तो इस पर जाने के लिए पहले मैं 1 1 1 1 ऐसे पहुंचूंगा 8 पॉइंट पर। तो 8 पॉइंट पर जब मैं 1 से 8 गया तो y के अलोंग गया, मींस x में तो मैं चला ही नहीं, y में मैं a चला। अब 8 से 7 आने के लिए ये देखिए, ऐसे चलोगे, ऐसे चलोगे, और ध्यान से देखो तो ये जो एक्सिस है ना, ये z के अलोंग दिखाई देगी। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन z के अलोंग। कितना चल रहे हो z के अलोंग? a। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। 8 पॉइंट पर आइए। 8 पॉइंट कहाँ? 8 ये। 8 पर जाने के लिए 1 से 8 हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, तो x पर चलने की कोई जरूरत नहीं है, y पर a चलोगे, और z पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप से मैंने ये कोऑर्डिनेट्स बनाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये कोऑर्डिनेट देखकर, क्योंकि स्टार्टिंग में रूल ये है कि जब यहाँ पर x लिखोगे, यहाँ y लिखोगे, यहाँ पे z लिखोगे। अब जैसे मान लो मैंने किसी कोऑर्डिनेट को पकड़ा, 5 को, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि कोऑर्डिनेट में एक रूल बना दिया गया कि कोऑर्डिनेट पर एक्सिस के अलोंग ही जाओगे। तो जो रूल तो सारी दुनिया मानती है, तो जो भी इस कोऑर्डिनेट को पढ़ेगा उसके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि पॉइंट नंबर 5 तक आने के लिए किसी भी पर्सन को a किलोमीटर x में चलना होगा, a किलोमीटर y में चलना होगा, और z में चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। ये कोऑर्डिनेट का मैसेज है। लेकिन 10th क्लास की इस मैथ के बाद एक डाउट और क्रिएट हुआ। मान लो मैंने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट लिखे, किसी ने क्या किया, उसने अपनी डायरी में ऑर्डर को एक्स वाई जेड नहीं वाई जेड एक्स कर दिया। आप कैसे जानोगे? फिर यहाँ भी एक डाउट क्रिएट होने लग गया। डाउट तो क्रिएट हो सकता है।
भाई एक्स को मैं ऊपर बना सकता हूँ, एक्स को मैं राइट में बना सकता हूँ, बट एक्स वाई के बीच में एंगल 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गई कि जिसको मैं एक्स समझ रहा था तुम उसको वाई समझ रहे थे। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई कि इस चीज को कैसे समझाया जाए। तो अब तुम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज देखो, साइंटिस्टों ने थोड़ी सी साइंस और आगे डेवलप करने के बारे में सोचा। उन्होंने ये कहा कि अगर एक वेक्टर जब हम लिखते हैं, जैसे ये है वेक्टर ए, मैं अगर इसको ए लिख दूं, क्या ये रिलेशन सही है? वेक्टर ए इज इक्वल टू ए, तो आप बोलोगे सर ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये वाला तो मैग्नीट्यूड हो गया। अगर ये वेक्टर मेरा ए ऐसे लिखा हुआ है, मतलब ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। जब तक दोनों नहीं आएंगे हम वेक्टर नहीं मानेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वेक्टर ए एंड इट विल कैरी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव रिटन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, बट देयर विल बी नो डायरेक्शन। तो एक प्रॉब्लम आ गई, लेकिन मैंने ये जिद पकड़ ली कि मैं इसको ए ही लिखूंगा, इस पर एरो नहीं लगाऊंगा, डायरेक्शन नहीं बताऊंगा। क्या अलग से कोई मेथड है? तुम्हें पता है कि एक वेक्टर के एरो में जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड की बात करती है, एरो डायरेक्शन की बात करती है। तो यहाँ पर डायरेक्शन बना दी मैंने। अब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, थोड़ा लॉजिकली मजाक में सोचो, एरो नीचे गिर जाएगा। तो इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने एक ए और लिख दिया। अब ये दो ए आ गए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ये तो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है, पर राइट में ये डायरेक्शन को शो कर रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर इस ए का, जो मैंने ए यूज किया, अगर इसका वैल्यू 2 यूनिट हो, तो ए के पास कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड था ही पहले से, मान लो 10 था। आपने ए एक मल्टीप्लाई किया जिसका मैग्नीट्यूड 2 था, तो 10 इंटू टू 20 हो गया। अब ये फिर इक्वल नहीं हो सकता। क्यों इक्वल नहीं हो सकता? लेफ्ट हैंड साइड में जो वेक्टर लिखा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड 10 है, पर राइट में ये वाला ए आने की वजह से उसका मैग्नीट्यूड तो 20 हो गया। तो अब ये मैग्नीट्यूड की वजह से इक्वल नहीं है, डायरेक्शन का काम तो हो गया, पर मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया। साइंटिस्टों ने सोचा यार ये भी एक परेशानी है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप लिख रहे हो ना ए एरो बना के, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 लेना। कितना लेना? हमेशा 1 लेना। 1 लोगे तो ये यूनिट वेक्टर बोला जाएगा। तो यहाँ से ये डिसाइड हुआ इस पूरे डिस्कशन के बाद कि यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब 1 और वेक्टर मतलब वेक्टर। A special vector who will carry only one magnitude known as unit vector। यूनिट वेक्टर का पहला जो चीज निकल कर आई वो ये निकल के आई, जो यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड आपको 1 ही लेना होगा। पहली कंडीशन। को बनाने के पीछे का पर्पस क्या है? डायरेक्शन को लाना और डायरेक्शन को बताना। तो यूनिट वेक्टर का काम फिजिक्स में क्या होगा? तो आंसर मिला कि ये केवल डायरेक्शन को बताएगा और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। तो फिलहाल मैं इसके न्यूमेरिकल की बात तो बाद में करूंगा। मैं अगर इसको एक बार और यहीं पे एक छोटी सी जगह में निकाल के तुम्हें एक चीज समझाऊं, यहाँ पर, कि अगर मैंने यहाँ पर कोई भी एक वेक्टर लिखा है तो उसको मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, और ये है मेरा मैग्नीट्यूड। ओके, मैं अगर सिर्फ यूनिट वेक्टर को लिखना चाहूँ तो यूनिट वेक्टर इक्वल होगा वेक्टर ए और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये तो इसका फॉर्मूला बन गया। किसी भी वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर निकालोगे तो जो वेक्टर आपको दिया है उस वेक्टर को लिखिए और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। इससे बेस्ड क्वेश्चन तो हम बाद में बात करेंगे। अभी मेरा टारगेट ये नहीं, अभी मेरा टारगेट ये बताना है कि यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, ऐसा फिजिक्स में डिसाइड कर दिया गया। फिर बाद में एक चीज और आई कि अब आप ये बताइए इसका कोई फिक्स नोटिफिकेशन है क्या? तो 3 सिंबल पकड़े गए। अब 3 सिंबल के लिए यहाँ पे क्या किया गया, जैसे ये देखो, ये अपना क्वाड्रेंट है एक्स एक्सिस, यहाँ पर होता है -x, यहाँ पर होता है y, और यहाँ पर होता है -y, इसके परपेंडिकुलर होता है z। तो ये जो डायग्राम बना है यहाँ पे फिक्स कर दिया गया कि एक आई बना दो, आई जैसा अल्फाबेट होता है, उसके ऊपर प्राइम, हम लोग जनरली इसको कैप बोलते हैं, आई कैप। तो आई कैप वो एक यूनिट वेक्टर होगा जिसका काम होगा केवल एक्स डायरेक्शन की डायरेक्शन को बताना। जहां पे वाई बना हुआ था वहां पे बोला गया जे कैप लिख दो,
और जहाँ पे जेड लिखा हुआ था वहां बोला गया के कैप लिखो। ये क्या बातें हो रही हैं इतनी देर से? मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि एक्स डायरेक्शन की को बताने के लिए आई कैप सिंबल अगर किसी ने लिख दिया तो मान लेना वो एक्स डायरेक्शन को बताएगा। अगर जे कैप लिख दिया तो वो वाई डायरेक्शन को बताएगा। अगर के कैप लिख दिया तो वो जेड डायरेक्शन को बताएगा। यानी तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जेड को मेंशन करने के लिए तीन चीजें डिसाइड की गई आई जे कैप। आई फिक्स फॉर एक्स एक्सिस, J fix for y axis and K fix for z axis, always all one, पूरी दुनिया इसको मानेगी। दूसरा, I के ऊपर ये जो कैप पढ़ा जाता है बेसिकली ये एरो है। एरो डायरेक्शन को शो करता है और इसका काम है डायरेक्शन बताना। तो परफेक्ट सिंबल बनाने के लिए हम लोगों को ये पढ़ना पड़ता है, ये समझा दिया गया कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताने के लिए आई, वाई की डायरेक्शन बताने के लिए जे और जेड की डायरेक्शन बताने के लिए के। अगर ये डायरेक्शन शो करेगा तो यहाँ पर एरो लगा दिया गया ऐसे ऊपर। तो ये डायरेक्शन हो गई, मतलब इसको पढ़ते हैं आई कैप जे कैप के कैप। ये थ्योरी हो गई। अब इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद हमें क्या फायदा हुआ? देखिए, मेरा पहला कोऑर्डिनेट था 0 0 0। अब मैं अगर इसको दूसरे तरीके से लिखूं, मान लो मैं ओरिजिन मेरा 1 था, तो जो 1 पॉइंट है वो इस समय कहाँ है उसको बताने के लिए एक सिंबल यूज किया गया आर। आर को बोला जाता है पोजीशन बताने वाली डिस्टेंस। तो ये पोजीशन हमें ये बता रही है कि ये कोऑर्डिनेट में 0 आई कैप प्लस करते जाओ, 0 जे कैप और 0 के कैप। मैंने प्लस क्यों किया? मैंने तुमसे पूछा 1 पॉइंट पर जाने के लिए आप कितना चले? तो एक्स में जितना चले, वाई में जितना चले, जेड में जितना चले, उन सबका सम ही तो करोगे। लेकिन सम करने के बाद मान लो मैंने बोला एक्स में 10, एक्स में 10, वाई में 10 और जेड में 10, तो टोटल कितना हुआ 30। आपने आगे लिख दिया 30 मीटर। तो उस 30 मीटर में मैं कैसे निकाल निकाल के सोचूं कि यार एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है। हो सकता है कि एक्स में 8 चला हो, वाई में 12 चला हो और जेड में 10 चला हो, तब भी तो 30 आएगा। एक में 2 चला हो, एक में 18 चला हो, एक में 10 चला हो, तब भी तो 30 आएगा। मैं ये कैसे जानूं एक्स का पार्ट कितना है, वाई का पार्ट कितना है, जेड का पार्ट कितना है? मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट आ रही है कि सही नॉलेज देने के लिए, किसी भी डिस्टेंस को समझाने के लिए, किसी भी पॉइंट पर पहुंचने के लिए किन चीजों की जरूरत है। तो आंसर ये है कि आप ये बताइए कि एक्स में चले तो कितना चले, वाई में चले तो फर्स्ट आप बोलोगे 5 किलोमीटर, वो हो गया मैग्नीट्यूड। जे कैप लगा दिया, इसने बता दिया डायरेक्शन। तो अब जो आंसर आप दोगे वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ आएंगे तभी तो वेक्टर बनेगा। अब जैसे 2 पॉइंट पर किसी को गया और वो इसको मुझे पूरा वेक्टर बना के दिखाना है, तो मैं ये बोलूंगा ए में आई कैप। जैसे ही मैंने ए के साथ आई कैप लगाया इसका मतलब हो गया कि ए किलोमीटर एक्स एक्सिस में ये बंदा चला। फिर आगे मैंने देखा 0 यानी जे कैप। फिर मैंने आगे देखा 0 के कैप। मुझे ये कैसे पता चला कि लास्ट वाले 0 के साथ के आएगा? क्योंकि ये रूल पहले से ही था कि एक्स वाई जेड, तो जेड का सिंबल मुझे पता था। अब देखिए ये आई कैप बता रहा है कि एक्स एक्सिस में ए चला गया। जे कैप विल इंडिकेट वाई में 0 चले, के कैप विल इंडिकेट 0 चले, तो टोटल कितना चले? तो यहाँ पे क्या कर दिया गया प्लस और प्लस, तो ये सम आ गया। अब ये इसको सिंपल अलजेब्रा से ऐड नहीं किया जा सकता। उसका ऐड करोगे कैसे? उसमें एंगल मैटर करेगा, जो मैंने पीछे तुम्हें पढ़ाया हुआ है। अब इसी टाइप से मान लो थर्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताइए। तो देखना ए में आई कैप, वाई में 0 और ए में के, इन सबका सम कर दो तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया। इसी तरह मान लो पॉइंट 4, R4 का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से क्या है? मतलब पोजीशन वेक्टर का मतलब सिर्फ ये है पॉइंट नंबर 4 पर आने के लिए मुझे कितनी डिस्टेंस चली गई। तो सिंपली मैं यहाँ लिखूंगा ए के साथ पहले आई कैप, ए के साथ जे कैप और ए के साथ के कैप। ये हो गया टुकड़ों में कि ए पर आई, ए पर जे, मतलब जे पर ए चले, जेड टोटल कितना चले, तो इनका सम कर दीजिए, जो पोजीशन वेक्टर बन गया। इसी तरह अगर मैं 5 का पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो जल्दी से क्या बना सकता हूँ, ए आई कैप, ए जे कैप और 0 के कैप। इसी तरह अगर मैं 6 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो 0 आई कैप, 0 जे कैप और ए के कैप। इसी तरह मैं 7 और 8 बहुत सारे पॉइंट्स का बना सकता हूँ।
दूसरी चीज, ये जरूरी नहीं कि क्यूब में ये साइडें इक्वल हो, क्यूबॉइड बना देंगे तो एक साइड अलग होगी, दूसरी साइड अलग होगी और तीसरी साइड अलग होगी, बड़े आराम से बना सकते हो। अब जैसे मान लो इसी में अब मैं तुम्हें जनरलाइज बातें कर लेता हूँ थोड़ी। सपोज किसी ने बोला कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3, 2, 4, बस इतना हमें दिया हुआ है और पूछा गया बताइए इसका पोजीशन वेक्टर क्या है। अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि आर अगर मुझे लिखना है तो 3 के साथ में आई कैप, 2 के साथ जे कैप और 4 के साथ के कैप, मुझे पूरी पोजीशन बताने के लिए इनको ऐड करना होगा। लो मैंने ऐड कर दिया, ये इसका पोजीशन वेक्टर बन के रेडी हो गया कि नहीं। दूसरा, जैसे मान लो कोई एक कोऑर्डिनेट कहीं पे दिया है 0, -2 और 6, ऐसे लिखा हुआ है। अब मुझे पूरे क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये पता है कि अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो 0 के साथ आई कैप, -2 के साथ जे कैप और प्लस के साथ के कैप विद द डायरेक्शन। लो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। यानी अब कहीं पर कोई कोऑर्डिनेट अगर लिखे हुए हैं तो फटाफट पोजीशन वेक्टर मैं कैसे बना सकता हूँ देखना। जैसे ये क्वाड्रेंट मान लो मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दिए 3,2, या पूरी बात मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, लेकिन ना बाद में इसको पूरा करता हूँ। सपोज करो कि आपके पास कोई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3,2, कहीं पे लिखा हुआ है -3,4 और कहीं पे लिखा हुआ है -4, -5 और कहीं पे मान लो एक कोई ऐसी जगह है जहां पर किसी ने वैल्यू लिख दी 4 और 3, ऐसे कुछ भी लिख दिया। अब मुझे पूछा गया इसका मतलब क्या है। देखिए देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ जाएगी, ऐसे लाइन खींचोगे, ऐसे खींचोगे, ऐसे खींचोगे, क्यों। अब देखना, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, मान लो मुझे सारे पोजीशन वेक्टर बनाने हैं। ये मेरा पॉइंट 1 है, लेट सपोज ये मेरा पॉइंट 2 है, ये इसके कोऑर्डिनेट, ये मेरा पॉइंट 3 है, इसके कोऑर्डिनेट, ये मेरा पॉइंट नंबर 4 है, इसके कोऑर्डिनेट, ऐसे लिख दिए। अब किसी ने पूछा जल्दी जल्दी से पोजीशन वेक्टर बनाइए क्योंकि फिजिक्स में बनाने पड़ेंगे। तो R1 का वैल्यू कितना, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, कितनी स्पीड में लिखोगे 4i 3j। अब मैंने पूछा अच्छा R2 का बताइए, तो R2 में नजर पड़ी 32 लिखा हुआ था, तो 3i और 2j। ये लो। अब मान लो मैं ऐसी रेंडमली पूछ लूं कि बेटा जरा बताना R4 का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो तुरंत लिखोगे सर ये 4i है और ये माइनस का 5j है। साथ में तुम्हें ये भी पता चल गया कि क्वाड्रेंट में अगर यहाँ पे पॉइंट बनाने हैं तो मुझे इस प्लस इसको करना पड़ेगा क्योंकि गलती है। क्वाड्रेंट से एक्स एक्सिस का ये तो पॉजिटिव पार्ट है तो यहाँ माइनस हो ही नहीं सकता, यानी मैंने गलत लिखा। तो यहाँ पे क्या कर देना चाहिए 4, लेकिन वाई नेगेटिव होगा तो चल जाएगा। तो कुल मिला के कोऑर्डिनेट दिए हों तो उनका बेसिक पर्पस क्या है, इसको पढ़ने की फील करो। जैसे ये लिखा है 3i कैप, 2j कैप, 4k कैप, इसका मतलब ये है कि 4 मीटर z के अलोंग, 2 मीटर y के अलोंग और 3 मीटर x के अलोंग। अगर मैं मान लो यहाँ पे वेलोसिटी लिख दूं तो 3 मीटर पर सेकेंड x के अलोंग, 2 मीटर पर सेकेंड j के अलोंग, 4 मीटर पर सेकेंड k के अलोंग। मान लो मैं इसको फोर्स बोलूं, फोर्स भी वेक्टर है, तो 3 न्यूटन फोर्स x के अलोंग, 2 न्यूटन y के अलोंग, 4 न्यूटन z के अलोंग। ये है एक डायरेक्शन लिखने के लिए। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज, वैसे तो ये आगे क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट है 1, 2, 4, मैंने पूछा कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आपकी स्पीड अब बन गई है, तुरंत लिखोगे 2j कैप और 4k कैप, लिख दिया। मैंने पूछा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये आगे भी मैं कंपोनेंट में समझाऊंगा, फिलहाल यहाँ पे याद करो। अंडर रूल लगाना सबसे पहले, आई के कॉफिशिएंट जो भी है कितना है 1, उसका स्क्वायर लिख दो, प्लस करो। जे का कॉफिशिएंट कितना है 2, उसका स्क्वायर लिख दो। के का कॉफिशिएंट कितना है 4, उसका स्क्वायर कर दो। और जब इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे देखिए 4 और ये 16 यानी 21, तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। मान लो अपने पास कोऑर्डिनेट थे -3, -4 और माइनस का 1। मैंने पूछा कि इसका जरा पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आप बताओगे सर ये होगा -3i और प्लस का 4j होगा और माइनस का 4k होगा। मैंने पूछा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यार इसमें तो डायरेक्शन भी शामिल है, तो क्या करोगे, ये मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका,
आई का कॉफिशिएंट कितना है -3 स्क्वायर करो, जे का कॉफिशिएंट कितना है 4 स्क्वायर करो और बीच में प्लस ही रखना है। इसका कितना है -1 स्क्वायर करो। पर स्क्वायर करने के बाद जो ये माइनस आ रहा है ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। तो कोई फर्क नहीं पड़ा माइनस होने से। यहाँ पर 9 आ गए, यहाँ पे 16 आ गए, यहाँ पे 1 हो गया। ये आ गया अंडर रूट 26। ये है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। अब मान लो ये जो पहला क्वेश्चन था, मैंने इसमें पूछा कि इसका यूनिट वेक्टर क्या है? ये R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। सिंपल, मैंने अभी क्या समझाया था? अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पहले जो वेक्टर है उसको लिखेंगे और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि उसमें यूनिट वेक्टर बन जाए। मैग्नीट्यूड से उसी में मैग्नीट्यूड डिवाइड करने का मतलब है, जो नया वेक्टर आने वाला है उसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं बचेगा क्योंकि डिवाइड करने से कट गया, तो 1 आया। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? R1 वेक्टर अपने पास कितना था? आई कैप 2 जे कैप और प्लस का 4 के कैप। वेक्टर लिख दिया और इसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दो। कितना है? √21। तो यहाँ पे लिख दो √21, ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया। मान लो मैंने पूछा इस R2 का यूनिट वेक्टर बताइए, तो R2 का यूनिट वेक्टर जो वेक्टर बना है पहले उसको लिखो, -3i प्लस का 4j और माइनस का k हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √26 से डिवाइड कर लो इसका यूनिट वेक्टर आ गया। तो बेसिकली मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या है, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे बनाया गया। अब ओवरऑल में लास्ट में एक चीज समझ आ रही है कि अगर कभी भी ऐसा कहीं वेक्टर मैं पढ़ूंगा 4i 7j और 8k, तो मेरे दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए कि ये हमसे क्या बता रहा है। ये बता रहा है कि आप आई कैप मतलब एक्स के अलोंग माइनस ये बता रहा है लेफ्ट साइड में 4 ये बता रहा है 4 मीटर 4 किलोमीटर 4 मीटर पर सेकंड 4 न्यूटन जो क्वांटिटी हो इतना है। यहाँ पर जे कैप ये बता रहा है कि डायरेक्शन आपकी वाई है। 7 ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड जो आप चले वो 7 है। प्लस साइन ये बता रहा है वाई डायरेक्शन पॉजिटिव साइड। ये वाला क्या बता रहा है कि 8 आपका मैग्नीट्यूड है। जेड ये बता रहा है जेड पॉजिटिव आपकी डायरेक्शन है। और इन सबका अगर सम करोगे तो वो आपकी पोजीशन को बताएगा कि आप किसी जगह पहुंचे। पोजीशन का मतलब क्या है? आप किसी पर्टिकुलर जगह पहुंचे तो कैसे पहुंचे, लेफ्ट में कितना चले, राइट में कितना चले, और टोटल आपका जो पोजीशन बनकर आया वो साफ साउटिंग कर रहा है कि एक्स में कितना, वाई में कितना और किस डायरेक्शन में। यहाँ से पता चलता है यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट वाला जो अपना क्लास है उसमें हम लोग करेंगे ये लेक्चर में कंपोनेंट ऑफ दी वेक्टर। उसमें यूनिट वेक्टर से एडिशन ऑफ वेक्टर करना सीखेंगे और उसके बाद ऐसे ये कंटिन्यू वेक्टर के वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।